सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है कल हमने 4th ग्रेड एग्जाम के लिए साइंस के लिए चाणक्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहली क्लास में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारा अगले 3 या 4 दिनों तक चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, लेकिन कई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश। ठीक है, इसमें अपन दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और जो अलग अलग प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जिन साथियों ने अभी तक चाणक्य सीरीज के अंतर्गत राजस्थान भूगोल की 33 क्लासें नहीं देखी है तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, देख लेना। और इसके अलावा कंप्यूटर की 10 क्लासें मैंने आपको करवाई है चाणक्य सीरीज के अंतर्गत ही कंप्लीट, आपको 4th ग्रेड एग्जाम के लिए कंप्यूटर करवाया है, तो ये 10 क्लासें आप देख लेना। और चलिए आज का अपन पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, परवलयिक दर्पण है या फिर समतल दर्पण है? तो देखिएगा, एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है और जितनी वस्तु का आकार है उतना ही आकार में बनता है। और तीसरी बात, जितनी दूर पर दर्पण से वस्तु रखी गई है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूरी पे बनता है। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं ये आपकी समतल दर्पण की विशेषता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको ये समतल दर्पण की परिभाषा है और समतल दर्पण का मतलब क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखिएगा, परावर्तन के नियमों के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नियम बता देता हूँ। परावर्तन के नियम के अंतर्गत एक नियम होता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ये हमारा समतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये इसका अभिलंब हो गया। अब उसने कहा कि जो आपकी प्रकाश की किरणें वो क्या कर रही है? लंबवत पड़ रही है। ठीक है, ये अभिलंबवत इसको बोलते हैं, यानी लंबवत किरण का मतलब होता है 90 डिग्री पे पड़ती है और अभिलंब भी 90 डिग्री पे होता है। तो अब मान लीजिए ये किरण है वो पूरी अभिलंबवत ही पड़ रही है। अब ये जैसे टकराएगी ये वापस ऐसे ही चली जाएगी, इसका मतलब कोई कोण नहीं बना। तो मतलब कोण जो बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री, यानी परावर्तन कोण भी 0 डिग्री, आपतन कोण भी 0 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में बात हुई है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत जो विकल्प है उसका चयन करना है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो याद रखिएगा। अब प्रतिबिंब बनते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो याद रखिएगा सीधा बनता है। ठीक है, अब देखिएगा सीधे प्रतिबिंब के साथ हमेशा आभासी है वही बनेगा। ठीक है, या यूं कह लो, अगर कोई दर्पण है उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है तो इसके साथ हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, अगर किसी दर्पण का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसके साथ हमेशा आभासी बनेगा। ठीक है, उल्टा भी बोल सकता हूँ। या फिर कोई दर्पण है जिसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, सीधे के बजाय उल्टा बन रहा है, तो उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक आएगा। अगर कहीं पे वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, समतल दर्पण में हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो सीधे के साथ हमेशा आभासी आएगा, इसका मतलब वास्तविक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब देख लो समतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधे के साथ आभासी बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है, यानी जितना आकार वस्तु का है उतना ही आकार प्रतिबिंब का बनेगा, न तो छोटा बनेगा न बड़ा बनेगा। और चौथी बात महत्वपूर्ण कि पार्श्व होता है उल्टा बनता है। ये क्या मतलब हो गया? पार्श्व होता है उल्टा, यानी दाईं चीज़ है वो बाईं दिखेगी, बाईं चीज़ है वो दाईं दिखेगी। जैसे आप अपने घर में दर्पण होगा समतल दर्पण, ठीक है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसके सामने आप खड़े होना और देखिएगा जिसमें आपका जो दायां हाथ है वो बाईं तरफ दिखेगा और बायां हाथ है वो दाईं तरफ दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा या उत्क्रमित। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या गुण होते हैं। तो मैंने ऊपर एक बात आपको बताई कि जो 2 जोड़े बनते हैं, यानी आभासी और सीधे का बनता है,
वास्तविक और उल्टे का बनता है, इसके विपरीत नहीं बनता, यानी आभासी और उल्टा कभी भी नहीं होगा। तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब में गुण आते हैं, यानी जो कैसा बनता है, आभासी और सीधा, यानी बी सत्य है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, क्या कहलाता है? तो अभी आपको बता के हूँ, पार्श्व परावर्तन। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण होंगे। तो पहली बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप इसको काट सकते हैं कि एक में 90 दे रखा है, एक में 0 दे रखा है, तो ये गलत है। इसमें 0 90 दे रखा है, ये गलत है। इसमें 90 90 दे रखा है और इसमें 0 0 दे रखा है, तो ये अच्छी बात है, यानी दोनों परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। तो यानी सी या डी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिएगा महत्वपूर्ण बात, जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वही क्वेश्चन सेम है कि एक समतल दर्पण है, उसका ये सरफेस है, ये इसका अभिलंब है और अभिलंब से ही किरण आपतित हो रही है, ठीक है। तो अभिलंब से जब किरण आपतित होगी तो ये वापस ऐसे ही चली जाएगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण मैंने आपको बताया बराबर होते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी 0 आपतन कोण होगा 0 डिग्री और 0 डिग्री आपका परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है, तो पेन के जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और इसका एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ। और इसमें देखिएगा लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें समतल दर्पण वाले में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें सूत्र होता है प्रतिबिंब की संख्या निकालने की कि n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, ठीक है। थीटा या मतलब डिग्री, कोण कितने डिग्री का कोण दिया हुआ क्वेश्चन में, और n का मतलब होता है प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हमें थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो आप 360 बटे 90 डिग्री माइनस 1 करेंगे तो 90 से 360 को काटेंगे 4 बार, ठीक है, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी 3, ठीक है। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 7वें जैसा ही क्वेश्चन है कि एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा यहाँ पे आपको सेम सूत्र है वो अप्लाई करने हैं, यानी 360 बटे थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 6 छिका 36 माइनस 1, यानी 6 बार कटा और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 5, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाए जिनकी परावर्तनीय सतहें एक दूसरे के सम्मुख हो तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो देखिएगा जब दो समतल दर्पण हैं और उनको समांतर ऐसे रखा जाता है तो याद रख लेना हमेशा दो समांतर दर्पणों के बीच रखे हुए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा जो उत्तल दर्पण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और जब प्रकाश की किरणें आके, यानी देखिएगा उत्तल दर्पण है वो बना लेता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार का होता है। तो जब प्रकाश की किरणें इससे आके टकराती है तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या करता है, इनको फैला देता है। तो ये फैलाता है और फैलाना का मतलब होता है अपसारित करना, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपसारित दर्पण, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे किस दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है? तो देखिएगा अब प्रतिबिंब है आभासी और सीधा, और याद रख लेना वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, तो याद रख लेना ऐसा करता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है ना, वो क्या करता है, समतल दर्पण की तरह सीधा और आभासी है, वो तो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, लेकिन ये बनाता है ना वो वस्तु से छोटा बनाता है। और हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि वो वस्तु के जितना ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण विशेषता आप याद रखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। और आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसमें देखिएगा किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? तो देखिएगा यानी कोई बड़ा क्षेत्र है
और उसको अपन को छोटा करके देखना है, तो अपन कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने आपको कहा कि कोई वस्तु है उसको छोटा करके देखना है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण। तो इसके लिए याद रख लेना विस्तारित दर्शनीय क्षेत्रफल को, यानी देखिएगा आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है जैसे बुर्ज खलीफा है, अब मुझको बुर्ज खलीफा एक छोटे से दर्पण में देखना है तो मैं वहाँ पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करूंगा। वस्तु बड़ी है लेकिन उसका प्रतिबिंब छोटा करके कौन सा दर्पण दिखाएगा, उत्तल दर्पण, तो वहाँ पे मुझे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया बुर्ज खलीफा वाला उदाहरण दिया, तो यानी उत्तल दर्पण के माध्यम से अपन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग याद रखिएगा, मैंने अभी आपको महत्वपूर्ण विशेषता बताई कि कोई बड़ी वस्तु है उसको ये छोटा करके दिखाता है। अब आप देखेंगे वाहनों का जो पश्च दर्पण होता है, साइड मिरर, ठीक है, वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसमें जो पीछे अन्य व्हीकल्स आ रहे हैं, चाहे वो बड़ा ट्रक आ रहा है या ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा है, उन सभी को दिखा देता है। ठीक है, यानी वो बड़ी बड़ी चीज़ें उनको छोटा करके दिखा देता है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल है वो वाहनों के साइड मिरर में या हिंदी में बोलते हैं पश्च दर्पण के लिए किया जाता है। अब देखिएगा टॉर्च के लिए, अब टॉर्च में आप देखेंगे कि टॉर्च में छोटी सी लाइट है वो उसके अंदर यानी टॉर्च के अंदर जल रही होती है, लेकिन जब अपन उसके आगे एक लेंस लगाते हैं उससे क्या होता है कि उस छोटी सी टॉर्च का प्रकाश है वो फैल जाता है। इसका मतलब अवतल दर्पण का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तल दर्पण क्या करता है, कोई बड़ी वस्तु है उसको छोटा करके दिखाता है, और इसका उल्टा होता है कि कोई छोटी चीज़ है उसको बड़ा करके दिखाता है, वो करता है काम अवतल दर्पण। ठीक है, यानी छोटी चीज़ को बड़ा करता है। तो टॉर्च की जो लाइट होती है अंदर वो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन जैसे आप उसके सामने अवतल दर्पण लगाएंगे तो जो प्रकाश होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, इसी प्रकार वाहनों की जो हेडलाइट होती है, अब हेडलाइट में लाइट बहुत ही छोटी होती है लेकिन उसके सामने अवतल दर्पण लगा होता है जो लाइट को फैला देता है। इसी प्रकार जो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उसमें देखिएगा जो हमारा चेहरा है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वो अवतल दर्पण लगा होता है सामने, वो उस चेहरे को बड़ा करके दिखा देता है जिससे दाढ़ी करने में आसानी होती है। तो ये सारे जो नीचे 3 उदाहरण हैं वो याद रख लेना, यानी अवतल दर्पण के, यानी इन तीनों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि एक दर्पण में किसी वस्तु है कोई एक्स, उसका प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिएगा हमने पढ़ा उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत होता है अवतल दर्पण जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, उसमें उत्तल में सीधा और आभासी बनता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा और वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण की विशेषता। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 कि कार और स्कूटर की हेडलाइट अगर दीपों में किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण, ऊपर हमने पढ़ लिया था, सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है। अब इसने एक कंडीशन दी है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक बनाता है और साथ में वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वास्तविक सीधा है तो मैं काट दूंगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वास्तविक उल्टा है, यहाँ पे आभासी उल्टा है तो आभासी उल्टा कभी होता नहीं है, वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब या तो बी होगा या हमारा क्या होगा, डी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा उसने एक कंडीशन रखी है कि अवतल दर्पण है वो सामान्यतः वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अगर वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत पास रख दिया जाता है तो स्थिति है वो बदल जाती है। तब क्या होता है, ये प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत सारे साथी ये सीधा सामान्यतः बड़ा अगर होता तो वो वास्तविक और उल्टा और छोटा करके आते। ठीक है, और वैसे अपन देखें अवतल दर्पण क्या करता है, छोटा तो कभी बनाता ही नहीं है, यानी वस्तु से थोड़ा बड़ा ही बनाता है, तो इसलिए ये डी भी नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान हो। देखिएगा अवतल दर्पण में अभी मैं आपको जो अलग अलग स्थितियाँ हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले समझिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब, अब देखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब है वो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, वस्तु के आकार का भी बन सकता है।
इनमें कंडीशन है वो अलग अलग होती है, ठीक है। यानी अलग अलग जगह पे अपन प्रतिबिंब है या वस्तु उसको रखेंगे तो प्रतिबिंब अलग अलग जगह पे बनेगा। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है वो ऐसी जगह रखी जाए, यानी कहाँ पे रखी जाए कि प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के समान ही हो, तो ये स्थिति होती है वक्रता केंद्र। यानी अगर वक्रता केंद्र को शॉर्ट में सी बोला जाता है, तो वक्रता केंद्र है, इसके अगर ऊपर कोई वस्तु रखी जाएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता। सेविंग ग्लास हमने अभी बात की थी, दाढ़ी वगैरह बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सर्च लाइट यानी जो टॉर्च होती है उसमें किया जाता है। कान के अंदरूनी हिस्से की जांच के लिए किया जाता है, यानी कान क्या है बहुत ही छोटा है लेकिन इसको बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। कारों में जो पश्चदर्शी दर्पण होता है साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन है वो भी देने वाला हूँ और साथ में वो अवतल दर्पण की 6-7 कंडीशन है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पे बनेगा, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये सारणी है, ये आप याद कर लेना। इसमें देखिएगा जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है वो पहली लाइन में यहाँ पे वस्तु की स्थिति दे रखी है कि अनंत पर, और इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर कोई वस्तु है उसको अब अगर अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो इसमें देख लीजिएगा, अगर अपन वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है बिंदुवत आकार का। दूसरी स्थिति देखिएगा, अब अनंत से वक्रता केंद्र के बीच अपन रखते हैं। चित्र के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। यह आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया, यह आपका फोकस हो गया। इधर देखिएगा ये आपका ध्रुव हो गया, यह आपका फोकस है, यह आपका वक्रता केंद्र है, और इधर वक्रता केंद्र के इधर ये सारा क्या है, अनंत है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि अगर अपन अनंत पे कोई वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा अनंत से थोड़ा इधर किया, यानी ये हो गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो दूसरी स्थिति इसमें बताया है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर अपन रखते हैं वस्तु को तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। और ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिएगा हमने पहले अनंत पे रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा। अब अपन इसको वक्रता केंद्र पे रखेंगे और वक्रता केंद्र पे रखेंगे ना तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है और समान आकार का बनता है, यानी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार के समान ही बनता है। उसके बाद में देखिएगा अब अपन थोड़ा सा वक्रता केंद्र से आगे चलेंगे फोकस की ओर, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अब अपन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से आगे चलते हैं फोकस की तरफ। जब अपन फोकस बिंदु के बीच रखेंगे, ठीक है, उसके बाद में फोकस बिंदु के बीच रखेंगे तो ये अनंत पे बनेगा, यानी फोकस बिंदु के ऊपर रखेंगे तब ये अनंत पे बनेगा। और अनंत पे रखते हैं तो फोकस बिंदु पर बनता है, ये उल्टा है। अनंत पर रखते हैं तो फोकस पे बनेगा और फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा अपन चलते हैं फोकस बिंदु से ध्रुव की ओर, यानी पोल की तरफ। यानी स्थिति आएगी कि फोकस बिंदु और अपन पोल के बीच रखेंगे तो ये दर्पण के पीछे बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा ना तो वास्तविक और उल्टा वाली स्थिति है उल्टी हो जाएगी, यानी सीधा और आभासी है वो बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अपन ने रखा और फोकस बिंदु पर रखा तो दोनों में बड़ा बना, ठीक है। उसके बाद में ठीक ध्रुव पे रखेंगे तो ये भी दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन याद रखिएगा बराबर बनेगा। तो दो स्थितियां बन रही है। अवतल दर्पण में अगर अपन वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो भी बराबर, यानी वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, और दूसरी बनती है ध्रुव पे जब रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है लेकिन बराबर आकार का बनता है। और याद रखिएगा जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वो वास्तविक उल्टा होता है और ध्रुव पे रखते हैं वो आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो ये सारणी थी। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो साथी आपके 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।